हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्रद्धा गुप्ता। आज के हमारे वीडियो में हम पॉलिटी का जो सेक्शन हमने स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में हम भारत का जो संवैधानिक इतिहास है, मतलब 1773 से 1935 तक जो भी अधिनियम और चार्टर वगैरह हुए हैं वो सब कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की ऐप नहीं डाउनलोड करी तो उसको डाउनलोड करिए, उसे आपको देखिए, कंटेंट देखिए, आपको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। हमारा सब्सक्रिप्शन कोड है, रेफरल कोड जो है वो है शिक्षा 10। आप उसको जब अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी है वो मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास, जो कि 1773 से लेकर 1935 तक है। कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट अधिनियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनको वीक पे पढ़ेंगे, और जिनसे कब क्वेश्चन आए हैं या चांसेस कम हैं उनको पढ़ेंगे ओवरव्यू लेते हुए। चलिए शुरू करते हैं। इस अधिनियम को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा 1773 का जो अधिनियम स्टार्ट होता है उसके पहले एक छोटा इतिहास है जो यूरोपियों जो भी हमारे भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ था उससे लेकर स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हुए पहले हमारा जो सबसे पहले हमारे देश में कौन यूरोपियन आया था, वो थे पुर्तगाली। तो एक यूरोपियन थे जो हमारे देश में सबसे पहले आए थे, वो थे पुर्तगाली। जब हमारे देश में यूरोपियों का आगमन हुआ था तो जो सबसे पहले आए थे वो थे पुर्तगाली। जो अफ्रीका, जो हमारे भारत देश में जब आए थे तो अफ्रीका से होते हुए भारत पहुंचे थे। ठीक, जो पुर्तगाली यात्री आया था उसका नाम क्या था? वास्को ड गामा। ठीक, और ये कब आए थे? ये आए थे 1498 में। ठीक, तो जब हमारे देश में यूरोपियंस का आगमन हुआ था तो सबसे पहले आए थे वो थे पुर्तगाली। वो हमारे देश में अफ्रीका होते हुए जब भारत पहुंचे थे, उन्होंने हमारे भारत में जब वो आए बिजनेस करने के लिए तो उनका काफ़ी प्रॉफिट हुआ, क्योंकि वो हमारे भारत देश के साथ गर्म मसालों वगैरह का व्यापार करते थे। क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि हमारे जो यूरोपियंस आए थे उसमें सबसे पहले कौन आया था और कब आए थे? तो पुर्तगाली आए थे, उसका नाम क्या था? वास्को ड गामा। और वो कब आया था? 1498 में। ठीक, जब वास्को ड गामा हमारे यहाँ आए बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो उनका काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, जो भी वो गरम मसाले या जो और भी चीज़ों में डील करते थे। जब वो वापस गए यूरोपियन अपने देश, तो उन्होंने वहाँ पे एक कंपनी इस्टेब्लिश करी। जो पुर्तगाली आए थे, जब वो वापस अपने देश गए तो उन्होंने वापस जाके एक कंपनी इस्टेब्लिश करी जिसका क्या नाम था? इस्तादो द इंडिया। जब पुर्तगाली हमारे भारत देश से वापस गए तो वापस जाकर उन्होंने एक कंपनी इस्टेब्लिश करी जिसका क्या नाम था? इस्तादो द इंडिया। ठीक, जब पुर्तगाली हमारे यहाँ से व्यापार करके वापस गए तो और जो अन्य यूरोपियन देश थे उन्होंने देखा कि पुर्तगाली भारत आए, काफ़ी अच्छा व्यापार किया उन्होंने, काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ, तो उनका भी रुझान हमारे भारत देश की तरफ बढ़ने लगा कि हम भी देखते हैं भारत में तो काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है, तो उन्होंने भी अपना रुझान भारत देश की तरफ किया। ठीक, तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि पहले आए भी हैं क्वेश्चन, कौन यूरोपियन थे जो सबसे पहले भारत आए? तो वो थे पुर्तगाली। उनका नाम क्या था? वास्को ड गामा। और कब आए थे? 1498 में। क्वेश्चन मोस्टली ये कि कौन थे और कब आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कंपनियों का क्रम, ये पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी कंपनी कब आई, या अरेंज करिए कि कौन सी कंपनी पहले आई, फिर उसके हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में कौन बाद तक आई। ये क्वेश्चन आ सकता है।
तो पहले हमारे पुर्तगाल थे, ये तो हमने पढ़ ही लिया। उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनमार्क और फिर फ्रांस और फिर उसके बाद स्वीडन था, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसमें नहीं इंक्लूड किया, फ्रांस तक ही रखा है। ठीक, तो अब ये देख लेते हैं कि जो जितने भी यूरोपियन आए थे, यूरोपियंस, उन्होंने कौन सी कंपनी की स्थापना करी अपने देश के में और किस वर्ष करी। तो पुर्तगाल का तो हमने पढ़ा कि अभी मैंने आपको बताया कि स्टाडो द इंडिया की स्थापना करी थी कब, 1498 में। ठीक, उसके बाद डच आए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी कब, 1602 में। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी कब, 1600 में। डेनमार्क या डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी 1616 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी 1664 में। एक ध्यान देने वाली बात है, तो ये जो कंपनियां हैं, स्टाडो, डच, डेनमार्क और फ्रांस, ये सारी गवर्नमेंट की कंपनियां थी। ठीक, और ये जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है अंग्रेजों की, ये हमारी प्राइवेट कंपनी थी। ठीक, बाकी सबका नहीं। फिर इनका जब हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, अब हम इसको आगे कर लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, 31 दिसंबर 1600 में। किनके द्वारा, जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट के द्वारा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कब बनी, 31 दिसंबर 1600 में। किनके द्वारा, जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट के द्वारा। ठीक, ये याद रखिएगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में, जब वो बनी, तो उस समय महारानी वहाँ पे कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, आ भी सकता है क्वेश्चन, कवर कर लिया है कि इफ इन केस हुआ तो वो आपको याद रहना चाहिए। तो कब स्थापना हुई, 1600 में। किनके द्वारा, जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट के द्वारा, और उस समय महारानी कौन थी हमारी, वहाँ की एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, क्योंकि जो हमें अपने एक्ट की तरफ जाना है वो इसी से जुड़ के स्टार्ट होगा। 1773 का जो हमारा एक्ट है, अधिनियम है, वो इसी से जब हम कंटिन्यू करेंगे यूरोपियन और ईस्ट इंडिया वाला, उसी से कनेक्ट करते फिर उसको स्टार्ट करेंगे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई, ठीक, उस समय नॉर्थ में, मतलब उत्तर में, मुगल्स जो थे उनका शासन बहुत ही पीक पे था, बहुत ही अच्छा चल रहा था। नॉर्थ साइड में जो उनका शासन था बहुत ही पीक पे था। तो जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो नॉर्थ में अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे मुगल्स का बहुत एक्सपेंशन जो था बहुत ही पीक पे था, बहुत ही हाई पे था। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ में, दक्षिण में अपना एक्सपेंशन बढ़ाया। ठीक, जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने नॉर्थ में अपना एक्सपेंशन क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि नॉर्थ में मुगल्स जो थे हमारे, उनका एक्सपेंशन बहुत ही पीक पे था, तो वो वहाँ पे अपना एक्सपेंशन, वहाँ पे शासन नहीं जमा पाई। तो उन्होंने फिर अपना रुख साउथ की तरफ किया, दक्षिण की तरफ, और वहाँ पे अपना एक्सपेंशन बढ़ाया। पर करीब धीरे चलते चलते 1707 के लगभग जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, लगभग 1707 के जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो नॉर्थ में, उत्तर में मुगल्स का जो शासन था वो कमज़ोर पड़ने लग गया। ठीक, तो जब उनका शासन कमज़ोर पड़ने लग गया तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नॉर्थ में भी अपना एक्सपेंशन बढ़ाना शुरू कर दिया। साउथ में तो वो कर ही रहे थे, पहले बढ़ा ही दिया था। 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर में भी अपना एक्सपेंशन बढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे काफ़ी सारा एरिया कवर कर लिया। जब उन्होंने यहाँ पर नॉर्थ में भी अपना एक्सपेंशन बढ़ाना शुरू कर दिया, शासन जमाना शुरू कर दिया, उसके बाद 2 युद्ध हुए। जो था पहला प्लासी का,
और दूसरा था बक्सर का। कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि प्लासी कहाँ पे है और बक्सर कहाँ पे है। 2 युद्ध हुए, प्लासी का और बक्सर का। प्लासी का कब? 1757 में, और बक्सर का कब? 1764 में। ठीक, जब ये दोनों युद्ध हुए, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर इन 1757 एंड 1764, तब ये दोनों बैटल ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। ठीक, जब ये दोनों युद्ध हुए प्लासी और बक्सर के, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। इनकी विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 4 चीज़ें प्राप्त करी। वो कौन कौन सी थी? पहली थी सरकार, दूसरी जनसंख्या, तीसरा था भूभाग, और चौथा था संप्रभुता। ठीक, जब ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों युद्ध जीत गई प्लासी और बक्सर के, उसके बाद उनको 4 चीज़ें प्राप्त हुई। कौन कौन सी? सरकार, जनसंख्या, भूभाग और संप्रभुता। जब ये चार चीज़ें चारों मिलकर क्या बनाती हैं? हमारा राज्य। ये चारों चीज़ें मिलकर क्या बनाया इन्होंने? राज्य बनाया। ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था। अब एक बात है, जब राज्य बन गया तो राज्य को चलाने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? नियम होने चाहिए। चार चीज़ें मिली, इन चारों चीज़ों को मिला के क्या बना? राज्य। अब जब राज्य बना है तो उन राज्य को चलाने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? व्यवस्थित नियम होने चाहिए। जब नियम है तो इन्हीं नियम को हमने क्या कहा? अधिनियम। और यहीं से हमारा शुरू होता है जो हमारा आज का वीडियो था कि 1773 से 1935 के जितने भी अधिनियम हैं हम वो कवर करेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको, जो मैंने ये वाला बताया ईस्ट इंडिया कंपनी वाला। जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जब वो आई तो नॉर्थ में उनका एक्सपेंशन पहले नहीं बढ़ पाया क्योंकि वहाँ पे मुगल्स का एक्सपेंशन ऑलरेडी पीक पे था, तो उन्होंने अपना रुझान दक्षिण की तरफ किया। पर कुछ लगभग 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर में भी अपना एक्सपेंशन बढ़ाया। उसके बाद 2 युद्ध हुए, प्लासी और बक्सर। प्लासी मैंने बोला था, आपसे बताइएगा कमेंट में, प्लासी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और बक्सर कहाँ पे है? बिहार में। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में और बक्सर का 1764 में। ये दोनों युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को 4 चीज़ें प्राप्त हुई। कौन सी? सरकार, जनसंख्या, भूभाग और संप्रभुता। इन चारों को मिला के क्या बना? राज्य बना। अब राज्य बने हैं तो हमें क्या बनाने होंगे? उसकी व्यवस्था के लिए नियम, और इन्हीं नियम को हमने क्या कहा? अधिनियम। तो यहीं से अब हमारा वीडियो है स्टार्ट होता है 1773 से 1935 के अधिनियम। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं जो हमारा वीडियो है आज का मेन। 1773 के जो अधिनियम है 1935 तक। ठीक, 2 भाग में इसको विभाजित किया गया था। जो 1773 से 1853 के अधिनियम थे, जब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था और 1853 का जो चार्टर एक्ट था, वो किसके द्वारा लागू किए गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किए गए थे। और उसके बाद जो हमारे भारत शासन अधिनियम स्टार्ट हो गए 53 के बाद, 1858 से 1947, वो किसके द्वारा लागू किए गए थे? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसमें मैंने बताया कि जो 1773 से 1853 तक
ईस्ट इंडिया कंपनी ये के द्वारा ये लागू किए गए थे। पर 1853 के बाद एक बहुत बड़ी घटना घटी, जो कौन सी थी? 1857 की क्रांति। ठीक, 18 रिवॉल्ट ऑफ 1857। इस रिवॉल्ट के बाद भारत शासन शुरू हुआ भारत में। ठीक, तो इसके बाद जो भी अधिनियम हमारे बने 1857 के रिवॉल्ट के बाद, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जितने भी हमारे शासन बने वो किसके द्वारा हुए? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, जो भी अधिनियम बनाए गए या लागू किए गए, उसके बाद जो भी चीज़ें हुई वो सारी किसके अधीन थी? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो क्या था? 1773 से 1853 का जो भी रूल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। उसके बाद जब रिवॉल्ट हुआ हमारा 1857 का, उसके बाद जितने भी अधिनियम लागू किए गए, बनाए गए और लागू किए गए, वो किसके अधीन थे? ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट बनाया हुआ है मैंने कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे बताया मैंने कि 1773 से 1853 तक ईस्ट इंडिया के अंडर था, और 1858 से 1935, उसके बाद 1947 जब क्रांति वाला था, स्वतंत्रता वाला था, वो ब्रिटिश सरकार के अधीन। तो देख लेते हैं एक बार ओरली कि क्या क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। बीच में कुछ एक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें इंक्लूड कर दिए ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ इनके अंदर कौन कौन से बीच बीच में एक्ट या अधिनियम आए हैं। ठीक है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, फिक्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 का अधिनियम। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट है सारे, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड लास्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853। एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी पहले, जब चार्टर एक्ट हमारा शुरू हुआ था, ये हमारा सबसे पहला चार्टर एक्ट होता है। तो इसमें जो भी व्यापारिक गतिविधियाँ थी वो 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाई गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 20 वर्ष बढ़ा, फिर ये 20 वर्ष, और फिर ये 20 वर्ष, फिर लास्ट में ये सब खत्म कर दी गई थी, व्यापारिक हो या प्रशासनिक हो। ये हम आगे अभी कवर करेंगे। ठीक है, आगे ये जो अधिनियम हुए वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा हुए जब रिवोल्ट हो गया, उसके बाद 1858 से 1935 और फिर 1947 तक। तो वो थे भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद या शासन अधिनियम 1861, फिर 1892 का, फिर जो इम्पोर्टेंट है ये मॉडलेमेंटो 1909 का, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड 1919 का, और फिर भारत शासन अधिनियम 1935 का। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले एक्ट से, जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, शुरू करते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया, जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो उसमें इंक्लूड करे हैं, उसको लेकर चलते हैं। पहले पूछे गए हैं या चांसेस हैं कि आ सकते हैं, तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर हो सकते हैं वो हमने सब इंक्लूड किए हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या पॉइंट है? ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था वो किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिश संसद। उस समय ब्रिटेन का राजा कौन थे? जॉर्ज तृतीय। बहुत ज़रूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट हो, पर इंक्लूड कर दिया है कि आपको नॉलेज में होना चाहिए। तो उस समय ब्रिटेन के राजा कौन थे? जॉर्ज तृतीय। प्रधान लॉर्ड नॉर्थ। बंगाल के गवर्नर जनरल। ये पॉइंट आता है मोस्टली, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बंगाल के, अभी जैसे बंगाल का चल रहा है, फिर जब आगे बढ़ेंगे तो ये बंगाल का हट के भारत का आ जाएगा, वो भी धीरे धीरे कवर करेंगे वीडियो में। यही पॉइंट आते हैं कि गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम भारत, या जनरल कौन था, या फिर गवर्नर जनरल कौन था, या भारत का पहला गवर्नर कौन था, ऐसे सारे पॉइंट। तो ये पॉइंट है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। जो प्रमुख प्रावधान है वो देखते हैं। इस अधिनियम में बंगाल, जो मैंने बताया आपको कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगर क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, तो बंगाल के पहले गवर्नर, ये याद रखिएगा, गवर्नर और दोनों गवर्नर जनरल। तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वो थे रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। एक चीज़ और, जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे ये पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन पर महाभियोग लगाया गया था।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से पहले गवर्नर जनरल थे जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई थी, वो थे वॉरेन हेस्टिंग। महाभियोग हम लोगों ने कवर कर लिया है ऑलरेडी हमारे संसद वाले लेक्चर में। एक बार देख लेते हैं कि आर्टिकल क्या है इसका, आर्टिकल 61, ठीक है, और राष्ट्रपति पर लगाते थे जो हमने उसमें पढ़ा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद के अंतर्गत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्फे। याद रखिएगा ये, जब कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कब, 1774 में। उनके उस टाइम पहले न्यायाधीश कौन थे, वो थे एलिजा इम्फे। जो अन्य न्यायाधीश थे वो थे चेम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। ठीक है, ये कवर किया हमने हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। बहुत डीप में नहीं लेके जा रहे हैं कि बहुत हाई हो जाए, जो हमारा जितने भी हमारे बेसिक एग्जाम्स उसमें इस पूरा कवर हो जाएगा उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो है नेक्स्ट है हमारा 1784 का पिक्स इंडिया एक्ट। इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं इंक्लूड है, बस जो मेन है वही इंक्लूड किए हैं। क्या इस अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। ठीक, याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, तो वो था पिक्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। द्वैध शासन का ये पूछा जा सकता है कि द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लियो कार्टियस को कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस पिक्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत द्वैध शासन की शुरुआत की गई और द्वैध शासन का जनक किसे कहते हैं, तो वो थे लियो कार्टियस। आगे बढ़ते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ये जब मैंने आपको इंट्रो दिया था, जब हम सारे चार्ट पढ़ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर और ब्रिटिश के अंदर, तो मैंने बताया था कि ये 1793 जो ये हमारा पहला चार्टर एक्ट होता है, तो वही हमने पॉइंट इंक्लूड किया है यहाँ पे। ये भारत का पहला चार्टर एक्ट होता है। इसमें व्यापार जो 20 वर्षों का अंतराल बताया था, इसमें व्यापारिक गतिविधियाँ 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई थी। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति मिली। आगे, अब ये था हमारा 1793 का जो पहला चार्टर एक्ट था। बहुत बेसिक पॉइंट इंक्लूड करे हैं, जो चांसेस है यही कि पहला चार्टर एक्ट है और 20 वर्षों के लिए अभी बढ़ाई गई थी। नेक्स्ट है हमारा 1813 का चार्टर एक्ट, जो कि हमारा दूसरा चार्टर एक्ट है। इसमें क्राउन प्रिंस कौन थे इस टाइम, जॉन तृतीय, और बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, मिंटो प्रथम। ठीक है, ये तो हमारा दूसरा चार्टर एक्ट जो है 1813 का चार्टर एक्ट, और बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, मिंटो प्रथम। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में कमी और प्रशासनिक अधिकार 20 वर्ष बढ़ाया गया। इस अधिनियम में जो हमारे व्यापारिक चीज़ें थी वो उनमें कमी कर दी गई थी। ठीक है, और जो प्रशासनिक चीज़ें थी, जो मैंने बताया कि 20-20 वर्ष का अंतराल था, उसमें इंक्रीमेंट हो गया था 20-20 वर्षों के लिए। जो मैं कि 1793 था और 1813, ऐसे 20-20 वर्षों के लिए जो बढ़ता गया। इस अधिनियम में ये इम्पोर्टेंट है, इस अधिनियम में अफीम का व्यापार, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर व्यापारिक गतिविधियां आंशिक रूप से समाप्त कर दी गई। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में कवर किया कि व्यापारिक जो गतिविधियां थी वो उनमें डिक्रीमेंट हो गया था, और जो प्रशासनिक थी उनमें 20-20 वर्षों की अवधि हो रही थी। ठीक, तो वही पॉइंट है। इस अधिनियम में अफीम का व्यापार, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर व्यापारिक गतिविधियां आंशिक रूप से समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। इसको क्या है, हाँ, इसे सेंट हेलेना एक्ट 1833 भी कहा जाता है। जो हमारा 1833 का चार्टर एक्ट है, इसे हम क्या और किस नाम से कहते हैं, सेंट हेलेना एक्ट। क्यों कहते हैं, इस अधिनियम से, इस चार्टर एक्ट से, इस अधिनियम से हमारे भारत में काफ़ी सारी चीज़ें होने लगी थी, ऐड होने लगी थी। उसी के साथ ही साथ अफ्रीका में एक आइलैंड है, एक द्वीप है जिसका नाम है सेंट हेलेना। जिसका नाम है सेंट हेलेना। इस आइलैंड में भी जो हमारा ब्रिटिश सरकार की, उसने अपना आधिपत्य हासिल कर लिया गया था। तो इसी अधिनियम के तहत इसको क्या कहते हैं, द सेंट हेलेना एक्ट। क्राउन कौन थे, विलियम फोर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये इम्पॉर्टेंट है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे विलियम
बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर एक्ट में जो हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे चलते हैं, जो अभी हमने व्यापारिक गतिविधियां पढ़ी थी, जो 1813 का चार्टर एक्ट था कि उसमें व्यापारिक गतिविधियां जो थी उनमें कमी आई थी और जो प्रशासनिक गतिविधियां थी उनमें 20 वर्ष का और इंक्रीमेंट हुआ था। तो 1833 में क्या था, जो व्यापारिक गतिविधियां 1813 के एक्ट में कमी आई थी जिनमें, उनको इस एक्ट में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक, 1813 के में जो कमी आई थी, जो चीज़ें कुछ कम भी हो गई थी, उनको जो बची हुई चीज़ें थी उनको 1833 के एक्ट में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। ठीक, चाय के व्यापार, अफीम के व्यापार, ये व्यापार होगा यहाँ पे, और चीन के साथ व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया। जो 1813 में अफीम का व्यापार, चाय का व्यापार और चीन का व्यापार चल भी रहा था और जो बाकी चीज़ें बंद कर दी गई थी, उसको 1833 के एक्ट में भी समाप्त कर दिया गया, तीनों व्यापारों को। नेक्स्ट, अब भारत में कोई भी कंपनी आ सकती थी और किसी भी तरह का व्यापार कर सकती थी। अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूल होगा या और कोई नहीं आ सकता। अब ये था कि कोई भी आ सकता है, वो किसी भी तरह का व्यापार कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। 1833 के अधिनियम के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक, तो ये याद है कि कब तक, ये याद रखिएगा कि कब तक बंगाल का है और फिर कब भारत का जनरल आ गया। तो 1833 में ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। आगे, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। अभी हमने स्टार्टिंग में इसको कवर किया। गवर्नर के द्वारा बनाए गए कानून को एक्ट कहा जाता था, पहले इसको नियामक कहते थे। ठीक, बेसिक पॉइंट है बस नॉलेज के लिए। इस अधिनियम में ये याद रखिएगा, दास प्रथा को समाप्त किया गया। कौन से अधिनियम में, क्वेश्चन अगर आया कि कौन से अधिनियम में दास प्रथा को समाप्त किया गया, तो वो था 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, आगे 1853 का चार्टर एक्ट, ये हमारा पता है कि ये हमारा लास्ट आखिरी चार्टर एक्ट होता है। ठीक, तो ये भारत का अंतिम चार्टर एक्ट होता है। क्राउन विक्टोरिया, इनका रूल 1901 तक 9 तक था, 1909 तक विक्टोरिया का रूल था, तो इन्होंने काफ़ी टाइम तक शासन किया। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल यहाँ पे कौन थे? भारत का गवर्नर जनरल वो थे डलहौजी। इस चार्टर एक्ट में ICS प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। कौन से? 1853 के चार्टर एक्ट में ICS प्रतियोगी परीक्षा जो थी, इंडियन सिविल सर्विसेज, उनकी शुरुआत हुई। इसी से रिलेटेड नोट है, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत किसके समय की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की गई थी। सिविल सेवाओं का जनक भी किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ICS प्रतियोगिता जो परीक्षा थी उसकी शुरुआत कब की गई थी? 1853 के चार्टर एक्ट में। इसी से रिलेटेड एक नोट पॉइंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो शुरुआत हुई थी वो किसके समय हुई थी? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई थी, और कॉर्नवालिस को ये सिविल सेवाओं का जनक भी कहा जाता है। ठीक, ये था हमारा आज का वीडियो, जो हमने क्या क्या कवर किया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के चार्टर एक्ट तक। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जो यूरोपियंस आए उनका आगमन वगैरह सारी चीज़ें, क्योंकि उसको लिंक करते हुए हमें चलना था कि कब 1773 से उसको लिंक किया, यूरोपियन आए, फिर युद्ध हुआ, फिर नियम राज कंपनी जीती तो कंपनी ने राज बनाया, उनसे नियम बने और उसी अधिनियम से हमने